स्वयं प्रभा, डिजिटल इंडिया, एजुकेटेड इंडिया। नमस्कार, मैं डॉक्टर मयंक प्रताप, सहायक प्राध्यापक विधि विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। मेरे पाठ्यक्रम का शीर्षक है भागीदारी अधिनियम 1932। आज इस व्याख्यान में हम लोग फर्मों के पंजीकरण की चर्चा करेंगे। किसी फर्म का पंजीकरण कैसे होता है। फर्मों के पंजीकरण की चर्चा करने से पहले हम लोग पूर्ववर्ती व्याख्यान को एक बार ध्यान देंगे। फर्मों के पंजीकरण के पहले हम लोगों ने अभी तक भागीदारी अधिनियम के बारे में, भागीदारी फर्म की परिभाषा, कोई भागीदारी कैसे बनती है, एक भागीदार में भागीदारों के अधिकार और कर्तव्य क्या होते हैं, इसका हमने अध्ययन किया। हमने यह भी देखा कि किस प्रकार एक भागीदार अपने सहभागीदारों के साथ साथ अन्य पर व्यक्तियों के साथ संबंधित होता है। यानी एक भागीदार के अधिकार एवं कर्तव्य सिर्फ भागीदारी में जो लोग हैं उनके साथ ही ना होकर के पर व्यक्तियों के साथ भी उनके संबंध स्थापित होते हैं। और एक बार जब भागीदारी बन जाती है तो कारोबार के संचालन के लिए, कारोबार के बने रहने के दौरान वह अस्तित्व में रहती है। और जब कारोबार की विघटन हो जाता है, भागीदारी के संबंध का विघटन हो जाता है और संभवतः जब एक प्रकार से पूरी की पूरी कारोबार बंद हो जाता है, यानी कि वह स्थिति जब फर्म का विघटन हो जाता है, तो फर्म के विघटन होने के पश्चात उनकी देयता निर्धारित होती है और उनके आपस के सभी संबंध खत्म हो जाते हैं। लेकिन विघटन के बाद के भागीदारों के जो अधिकार हैं उनको हमने जब चर्चा किया तो हमने यह देखा था कि विघटन के बाद के अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण क्या है कि विघटन के दौरान उनके अधिकार और कर्तव्य किस प्रकार थे। इसके पूर्ववर्ती व्याख्यान में हम लोगों ने धारा 45 से धारा 48 के उपबंधों के अधीन दिए हुए जो उनके उपादेयता से संबंधित, परिशोधन से संबंधित जो नियम थे उनका अध्ययन किया। और अब भागीदारी के विघटन के परिणाम के फलस्वरूप अध्ययन करने के पास अब हम देखेंगे कि किसी प्रकार से भागीदारी का अगर पंजीकरण कराना होता है तो पंजीकरण कैसे होता है। हमारे आज के जो व्याख्यान का उद्देश्य है वह यह कि किसी फर्म का पंजीकरण कैसे किया जाएगा। भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 में धाराएं 56 से लेकर के 71 तक के उपबंध फर्मों के पंजीकरण से संबंधित हैं। भागीदारी अधिनियम का कोई भी उपबंध फर्मों के पंजीकरण को अनिवार्य घोषित नहीं करता है और ना ही आंग्ल विधि के अंतर्गत फर्म का पंजीकरण कराने के लिए जो शर्तें आरोपित है। भागीदारी अधिनियम के अंतर्गत कहीं भी ऐसी आवश्यकता नहीं है कि फर्म का पंजीकरण होना ही चाहिए। फर्म के पंजीकरण को कहीं भी आवश्यक नहीं माना गया है, लेकिन फर्म के पंजीकरण कराए जाने की प्रक्रिया को रखा गया है। फर्म के पंजीकरण के कराए जाने के लिए उपबंध भारतीय भागीदारी अधिनियम में 1932 के बाद आए हैं। जब इसके पहले 1872 की भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत इससे संबंधित प्रावधान दिए गए थे तो उस प्रावधानों के अंतर्गत कहीं भी पंजीकरण से संबंधित प्रक्रिया को नहीं रखा गया था। पंजीकरण की प्रक्रिया कभी भी अनिवार्य नहीं थी। यहाँ तक कि वर्तमान में भी पंजीकरण की प्रक्रिया अनिवार्य नहीं है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि फर्म का पंजीकरण ना कराए जाने के कुछ दुष्परिणाम हो सकते हैं, जिसका उल्लेख धारा 69 में किया गया है। इसलिए आज के व्याख्यान का उद्देश्य हमें यह देखना है कि फर्म का पंजीकरण कैसे होता है, फर्म का पंजीकरण क्यों होता है और फर्म का पंजीकरण कराना क्यों आवश्यक है, और यदि फर्म का पंजीकरण नहीं होता है तो उससे निर्योग्यता क्या आती है और निर्योग्यता के क्या परिणाम होते हैं। इसलिए हम फर्म के पंजीकरण की प्रक्रिया को देखें तो धारा 56 से लेकर के धारा 71 तक में ये प्रावधान दिए हुए हैं। लेकिन इन प्रावधानों को देखने के पहले यह स्पष्ट करना होगा कि फर्म की पंजीकरण की प्रक्रिया एक प्रक्रियात्मक प्रक्रिया है, आवश्यक प्रक्रिया नहीं है। अर्थात अगर प्रश्न यह है कि क्या फर्मों का पंजीकरण कराया जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से फर्म का पंजीकरण कराए जाने की
कोई विधिक आवश्यकता विधायन द्वारा अधिरोपित नहीं की गई है। लेकिन अगर हम धारा 69 को देखें तो स्पष्ट होता है कि यदि किसी फर्म का पंजीकरण नहीं कराया गया है तो उसके कुछ दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं, और फर्म के पंजीकरण ना कराए जाने के फलस्वरूप जो निर्योग्यताएं होती हैं, उन निर्योग्यताओं से बचने के लिए आवश्यकता इस बात की होती है कि फर्म का पंजीकरण करा लिया जाए। और इसीलिए जब भागीदारी अधिनियम 1932 को लागू किया गया तो लागू करते समय धारा 69 को छोड़कर सभी का सभी संपूर्ण अधिनियम प्रवर्तित हो गया, लेकिन धारा 69 को 1 साल के लिए स्थगित रखा गया। धारा 69 को 1 साल तक स्थगित रखने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जो कोई भी फर्म की निर्योग्यता से संबंधित प्रावधानों से फर्म को बचाना चाहता है वह फर्म के पंजीकरण को कराने के लिए स्वतंत्र है, और 1 साल की दी हुई अवधि में वह फर्म के पंजीकरण को कराया सकता है। और फर्म के पंजीकरण की यह प्रक्रिया धारा 56 से लेकर के धारा 71 तक में विद्यमान है, जिसमें साथ ही साथ एक रजिस्ट्रार की व्यवस्था की गई है कि फर्म के रजिस्ट्रेशन के लिए एक रजिस्ट्रार होगा और उस रजिस्ट्रार के कार्यालय में ही फर्म का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। और इस उपबंध के अंतर्गत धारा 57 में फर्म के रजिस्ट्रारों की नियुक्ति का प्रावधान है, जहां यह माना गया है कि प्रत्येक राज्य सरकारें फर्मों के रजिस्ट्रार की नियुक्ति करती हैं, अर्थात फर्म के रजिस्ट्रार की नियुक्ति करना राज्य सरकार के अधीन है और यह राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। यानी राज्य सरकार उन क्षेत्रों को जहां तक वे अपनी शक्तियों का प्रयोग करती हैं वहां एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति कर सकती हैं, और ऐसा रजिस्ट्रार भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत लोक सेवक के रूप में जाना जाएगा। यहाँ ध्यान रखना है कि लोक सेवक की परिभाषा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में दी गई थी, परंतु अब 2023 से भारतीय न्याय संहिता के रूप में BNS, जिसे हम जानते हैं, एक प्रतिस्थापित आ गया है। इसलिए BNS में अर्थात नए दंड संहिता को अब हम न्याय संहिता के नाम से जानते हैं। इसमें भी परिभाषा खंड में धारा 2 की उपधारा 28 में लोक सेवक की परिभाषा है, और रजिस्ट्रार लोक सेवक की इस परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक के रूप में आए। यदि धारा 57 को देखें तो वह इस प्रकार है, जिसमें रजिस्ट्रारों की नियुक्ति के लिए बात की गई है और कहा गया है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रार की नियुक्ति कर सकती है, और उन क्षेत्रों में परिभाषित जहां पर उनकी शक्तियों का प्रभाव होगा और वे अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। और यह रजिस्ट्रार दंड संहिता के अंतर्गत धारा 21 में लोक सेवक समझा जाएगा, और इसी प्रकार वर्तमान समय में BNS की धारा 228 के अंतर्गत हमें इसे लोक सेवक समझा जाना चाहिए। रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कैसे किया जाएगा, इसके प्रावधान धारा 58 में दिए गए हैं। धारा 58 में रजिस्ट्रीकरण के प्रावधान जो आवेदन से संबंधित हैं, इनके बारे में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि फर्म का जो रजिस्ट्रेशन है इसके लिए उस क्षेत्र विशेष के या विनिर्दिष्ट क्षेत्र के रजिस्ट्रार को, जिस रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार में वह फर्म स्थित है, उस क्षेत्राधिकार के रजिस्ट्रार को ऐसा आवेदन किया जाना चाहिए। और ऐसा आवेदन करने के लिए निश्चित प्रारूप में प्रार्थना पत्र, जिसमें विहित फीस हो और इस बात का कथन हो कि फर्म का रजिस्ट्रेशन किया जाना है, ऐसा विहित होना चाहिए। और इस प्रकार का आवेदन रजिस्ट्रार के कार्यालय में सीधे रजिस्ट्रार को अथवा डाक के द्वारा विहित फीस, निर्धारित शुल्क और विहित प्रारूप में देना पड़ेगा। और इसमें कुछ विधिक आवश्यकताएं भी हैं, अर्थात रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो रजिस्ट्रेशन का जो आवेदन होता है उसमें कुछ विधिक बाध्यताएं हैं कि कौन कौन से खंड या कौन कौन से भाग या कौन कौन सी सूचनाएं इसमें विनिर्दिष्ट होंगी। तो इस आवेदन में निश्चित प्रारूप में फीस देने के साथ साथ जो विधिक बाध्यताएं हैं उसके अंतर्गत फर्म के नाम का दिया जाना, फर्म के कारोबार का स्थान या मुख्य स्थान का दिया जाना, उन स्थानों के नाम जहां फर्म कारोबार चलाती है, वह तारीख जिसे हर एक भागीदारी फर्म में शामिल हुआ है, भागीदारों के पूरे नाम और पते तथा फर्म की अत्यावधि अर्थात फर्म कितने दिनों के लिए बनाई गई है। और उसके बाद यह कथन सब भागीदारों द्वारा अथवा उनके अभिकर्ताओं द्वारा जो इस कार्य विशेष के लिए प्राधिकृत हो, उनके द्वारा हस्ताक्षरित होगा।
यानी कथन को हस्ताक्षरित करने वाला व्यक्ति विहित रूप में उसे सत्यापित भी करेगा। फर्म नाम में किसी भी अर्थ में शब्दों में एक नाम जैसे क्राउन है, सरकार, एम्प्रेस, एम्परर, किंग, क्वीन, ऐसे शब्दों को मंजूरी नहीं दी जाएगी और इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, सिवाय जबकि राज्य सरकार ने ऐसे शब्दों को उपयोग को अपनी सम्मति लिखित रूप से दे रखी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि धारा 58 में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। इन प्रक्रिया के अंतर्गत यह आवश्यक है कि जब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की जाए उस समय वह व्यक्ति जो अपने फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है उसके लिए एक निश्चित आवेदन पत्र का दिया जाना चाहिए। मात्र आवेदन पत्र इस आशय का नहीं होगा कि उससे फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना है, बल्कि इस आशय को दर्शाने के लिए विहित प्रारूप में उसकी निर्धारित शुल्क का भी भुगतान करना होगा और इस प्रकार आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क और कथन जिसे स्वयं भागीदार या उनके विधिक प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित हो, स्वयं रजिस्ट्रार को या डाक के द्वारा उस क्षेत्र के रजिस्ट्रार को दिया जा सकता है। ऐसे में जो विधिक बाध्यताएं हैं वह यह कि फर्म में कुछ विशेष चीजें उस आवेदन पत्र में होनी चाहिए, जिनका होना धारा 57 की और धारा 58 की धारा 59 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कराने के लिए आवश्यक माना जाता है। जैसे फर्म का नाम क्या होगा, और फर्म के नाम में यह ध्यान देने योग्य बात है कि नाम में किसी ऐसे नाम का प्रयोग नहीं किया जा सकता है जो अवांछनीय हो। यद्यपि धारा 58 में सिर्फ इतनी बात कही गई है कि फर्म के नाम में ऐसे नाम का प्रयोग नहीं करेंगे जो ऐसे नाम के समानार्थी हो जिससे ऐसा लगता हो कि सरकार से, राजा से, यानी कि जो राजसी व्यवस्था जिसको अंग्रेजी विधि में और भारतीय विधि में जो सरकारी व्यवस्था है, सरकार के किसी अंग से या किसी रूप में जुड़ा है या उससे समानता प्रतीत होती है। इसलिए यहाँ इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया गया है। राजा, सम्राज्ञी, रायल, सरकार, इस प्रकार के शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है कि अगर राज्य सरकार ने ऐसी अनुमति दे रखी है तब शायद ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन एक जो अलिखित कथन है वह यह कि ऐसे किसी नाम का प्रयोग नहीं होगा जो विधि विरुद्ध है। अर्थात फर्म के नाम को देते समय यह ध्यान रखना होगा कि फर्म का नाम ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जो यह दर्शित करता हो कि इसके द्वारा, इस फर्म के द्वारा कोई विधि विरुद्ध करार करना है या विधि विरुद्ध कार्य करना है। विधि विरुद्ध कार्य करने वाला नहीं दिखना चाहिए, किसी आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं दिखना चाहिए, या फर्म का नाम ऐसा नहीं दिखना चाहिए जो लोकहित या लोक और जन भावना के विपरीत हो। यद्यपि यह बातें धारा 58 में लिखी नहीं हुई हैं, लेकिन व्यवहार में जब रजिस्ट्रार द्वारा इन चोगों को देखा जाता है और इन शब्दों का विचार किया जाता है कि क्या रजिस्ट्रेशन की प्रक्रियाएं पूरी हैं, तो फर्म नाम का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि वह यह देख ले कि फर्म का कोई नाम दिया गया है कि नहीं, बल्कि यह देखे कि फर्म का नाम समुचित नाम के रूप में दिया गया है कि नहीं। क्योंकि अगर समुचित नाम नहीं है तो रजिस्ट्रार उसे अपने विवेक से वापस करने के लिए कह सकता है। और धारा 59 में रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया दी गई है और रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया में मात्र इतना उल्लेख किया गया है कि धारा 58 के उपबंधों के सम्यक रूप से अनुवर्तन हो जाने पर फर्म का रजिस्ट्रार अपने रजिस्टर में उन प्रविष्टियों को अभिलिखित करेगा और उस कथन को फाइल कर देगा। भागीदार अधिनियम की 58 के अनुसार फर्म के पंजीकरण के संबंध में एक प्रक्रिया को बताता है और रजिस्ट्रार को आवेदन फर्म पंजीकृत कर सकती है। आवेदन के लिए एक फर्म होता है। फर्म पूर्ति कर पंजीकरण शुल्क के साथ रजिस्ट्रार को डाक द्वारा भेजकर फर्म का पंजीकरण कराया जा सकता है। इस आवेदन पत्र में निम्न बातों का विवरण देना आवश्यक है। फर्म नाम होना चाहिए, फर्म के कारोबार का स्थान होना चाहिए, उन अन्य स्थानों का नाम जहां फर्म कारोबार कर रही है, जिस तिथि को प्रत्येक भागीदार उस फर्म में शामिल हुए हैं, भागीदारों के पूरे नाम और पते तथा फर्म की अवधि। ये ऐसी सूचनाएं हैं जिनका फर्म के रजिस्ट्रेशन के लिए फर्म के आवेदन पत्र में होना अनिवार्य है। इन सभी स्थितियों में इन बातों में से किसी भी बात का लोप होने पर रजिस्टर द्वारा अपने फर्म के रजिस्टर में इसे अभिलिखित करने से मना किया जा सकता है। यानी
आवेदन पत्र पर प्रत्येक भागीदार का इस प्रयोजन के निमित्त उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर भी होने चाहिए और यह भी प्रमाणित होना चाहिए कि प्रार्थना पत्र में दिए गए विवरण के तथ्य सही हैं। यदि किसी भागीदार द्वारा आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया गया है तो पंजीकरण तभी हो पाएगा जब उसका नाम फर्म से हटा दिया जाए। अतः सभी भागीदारों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। फर्म के नाम के बारे में निम्न में से कौन से शब्द शामिल होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में यह उल्लेख कहा जा सकता है कि जब तक राज्य सरकार अपनी सहमति नहीं देती हैं या सम्मिलित रूप से स्वीकृति नहीं देती हैं, तब तक कि क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, इंपीरियल, क्विंग, रॉयल या ऐसे शब्दों का जिनमें सरकार का अनुमोदन विवक्षित है, ऐसे नाम का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और जब रजिस्ट्रार को यह प्रतीत हो जाए कि धारा 58 का सम्यक रूप से पालन हो गया है, इसके पश्चात वह फर्म के रजिस्टर में उक्त विवरण को अभिलिखित कर देगा और विवरण दाखिल कर देगा। इसके पश्चात पंजीकरण का प्रमाण पत्र निर्गत कर देगा और प्रमाण पत्र पर रजिस्ट्रार के ही हस्ताक्षर होने चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति के नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि फर्म के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है वह है धारा 57, धारा 58 और धारा 59। और विशेष रूप से रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो धारा 58 में है और रजिस्ट्रेशन जो किया जाना है वो धारा 59 में है। अर्थात फर्म का रजिस्ट्रेशन धारा 59 के अंतर्गत रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा, लेकिन आवश्यक है कि इसके लिए एक विहित प्रक्रिया है जो धारा 58 में दी गई है, जिसका पालन व्यक्ति के द्वारा, यानी जिसे अपने नाम का रजिस्ट्रेशन या फर्म के नाम का रजिस्ट्रेशन कराना है, उस व्यक्ति द्वारा पालन किया जाएगा। क्योंकि धारा 59 में जो रजिस्ट्रार को शक्ति है वह मात्र इतनी है कि वह फर्म के रजिस्टर में फर्म का रजिस्ट्रेशन अभिलिखित करके फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन के प्रमाण पत्र को निर्गत करेगा। लेकिन इस शक्ति के प्रयोग करने में उसका विवेक सिर्फ इन बातों तक निर्भर है कि क्या यह एप्लीकेशन या आवेदन पत्र जो फर्म के रजिस्ट्रेशन के लिए दिया गया है उसमें प्रक्रियाओं का पालन किया गया है कि नहीं। और प्रक्रिया कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है, यहाँ प्रक्रिया का तात्पर्य मात्र उस प्रक्रिया से है जो धारा 58 के अंतर्गत दी गई है। और धारा 58 के अंतर्गत दी गई प्रक्रिया में मात्र एक ही बात का उल्लेख है, वह यह कि एक आवेदन पत्र के साथ विहित शुल्क के साथ फर्म के रजिस्टर के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन किया जाएगा। और दूसरी बात, कौन कौन सी विषय वस्तु होंगी या कौन कौन से कथन होंगे जो उस फर्म में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन पत्र में दिया जाना चाहिए, उसका उल्लेख धारा 58 में किया गया है, जिसमें फर्म का नाम, फर्म की अवधि, फर्म में वह तिथि जब भागीदार शामिल हुए तथा उन सभी के नाम, पते और हस्ताक्षर। यहाँ यह बात ध्यान रखना है कि हस्ताक्षर उस भागीदार के फर्म के जो भागीदार बनना चाहता है उसकी सहमति को दर्शाता है। इसलिए उसकी सहमति थी या नहीं यह तथ्य इसी बात से पुष्ट होगा कि यदि उसने फर्म के आवेदन पर अपने रजिस्टर पे अपने सिग्नेचर या हस्ताक्षर किए हैं कि नहीं। कभी कभी ऐसा संभव हो सकता है कि स्वयं उसके द्वारा हस्ताक्षर ना किया गया हो, लेकिन ऐसी परिस्थिति में यदि कोई विधिक प्रतिनिधि है तो उस पर हस्ताक्षर कर सकता है, लेकिन हस्ताक्षर का किया जाना अनिवार्य है। क्योंकि अगर किसी भी स्थिति में किसी व्यक्ति का जो भागीदार के रूप में शामिल होने के लिए करार करता है, यदि हस्ताक्षर नहीं करता है तो यह समझा जाएगा कि उसकी सम्मति नहीं है। और यदि उसकी सम्मति नहीं है, ऐसा समझे जाने पर जब फर्म का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा तो फर्म के रजिस्टर में उसका नाम अंकित नहीं किया जाएगा और वो फर्म के रजिस्ट्रेशन में एक उस रजिस्टर्ड फर्म का भागीदार के रूप में शामिल नहीं हो सकता है। और दूसरी तरफ धारा 59 जो रजिस्ट्रेशन के आवेदन प्राप्त होने के बाद रजिस्ट्रार की शक्ति की परीक्षण करती है, वो यह कहती है कि जब फर्म का रजिस्ट्रेशन पत्र देने के लिए कोई आवेदन किसी रजिस्ट्रार के पास आएगा तो वह मात्र यह देखेगा कि क्या धारा 58 की विधिक आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं कि नहीं। और धारा 58 की विधिक आवश्यकताएं पूरी होने पर, अर्थात उनमें दिए गए आवेदन पत्र के साथ
बताई गई निर्धारित और विहित फीस, उस आवेदन पत्र में फर्म का नाम, फर्म का पता, फर्म की अवधि, निर्धारित तिथि जिस दिन रजिस्ट्रार फर्म के लिए सभी भागीदारों ने उसमें आना स्वीकार किया, उनके हस्ताक्षर जो इस बात का कथन करते हो कि वह फर्म में शामिल होना चाहते हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ अगर आवेदन दिया जाता है तो इसके लिए रजिस्ट्रार के ऊपर बाध्यकारी होगा कि सभी विधिक आवश्यकताओं की पूर्ति होने पर वह फर्म के रजिस्टर में इस फर्म को रजिस्टर्ड फर्म के रूप में विहित करे, और ऐसा विहित करने के बाद, ऐसा दाखिल करने के बाद वह एक प्रमाण पत्र निर्गत करेगा जिसे रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र कहते हैं, और वह रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र स्वयं उस रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर से निर्गत किया जाएगा। यहाँ रजिस्ट्रार का कोई विधिक प्रतिनिधि या उप रजिस्ट्रार का हस्ताक्षर मान्य नहीं होता है। सामान्य रूप से वह रजिस्ट्रार स्वयं ऐसे आवेदन पर हस्ताक्षर करके उसे निर्गत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म सोसाइटी एंड ट्रेडिंग कॉरपोरेशन बनाम तरड़ मन्नाइस के बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि धारा 58 के अंतर्गत फर्म के पंजीकरण के लिए विहित औपचारिकताएं पूर्ण कर दी गई हैं, तो केवल इस आधार पर फर्म का रजिस्ट्रार फर्म को पंजीकृत करने से मना या इनकार नहीं कर सकता कि फर्म ने वास्तव में अपना कारोबार आरंभ नहीं किया है। अर्थात जो फर्म के रजिस्ट्रेशन है, फर्म के रजिस्ट्रेशन के लिए आधिकारिक शक्ति फर्म के रजिस्ट्रार को है, लेकिन इस अधिकारी शक्ति में उसकी विवेकी शक्ति नहीं है। उसकी विवेकी शक्ति मात्र इस सीमा तक है कि क्या निर्धारित स्वरूप में आवेदन पत्र दिया गया है कि नहीं, और उन विहित की पूर्ति की गई है कि नहीं जो विधिक आवश्यकताएं उस आवेदन पत्र के लिए आवश्यक हैं। जैसे यदि विहित फॉर्म विहित शुल्क के साथ आवेदन पत्र में नाम, पते, रजिस्टर में तिथि, अवधि इत्यादि विधिक आवश्यकताओं को उल्लिखित कर दिया गया है, तो फर्म का रजिस्ट्रार उस आवेदन को खारिज नहीं कर सकता है। और रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी बनाम ट्रेडिंग कॉरपोरेशन में स्पष्ट रूप से कहा कि वहां जहां एक रजिस्ट्रार ने इसलिए फर्म के रजिस्ट्रेशन को आवेदन पत्र के साथ उसे निर्गत करने से, प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया क्योंकि उसका कहना था इस फर्म ने अभी कोई कारोबार नहीं प्रारंभ किया है। ऐसे में कारोबार का प्रारंभ किया जाना या कारोबार का ना प्रारंभ किया जाना या उन भागीदारों के बीच की स्थिति है, और वो उनकी स्थिति पर निर्भर करता है, ना कि यह कोई वैधानिक आधार है कि फर्म का रजिस्ट्रेशन करना है या नहीं करना है। ऐसे में इस कारण से फर्म का आवेदन को रजिस्ट्रार द्वारा दिया जाने से इनकार करना कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अनुचित बताया। और इसी प्रकार अभिलेख को धारा 60 में फर्म के नाम पर परिवर्तन, क्योंकि एक बार जब फर्म के रजिस्ट्रार द्वारा फर्म के रजिस्टर में अभिलिखित करके किसी फर्म के नाम को निर्गत प्रमाणित पत्र दे दिया गया, तब वह फर्म रजिस्ट्रीकृत हो जाती है। और एक बार जब फर्म रजिस्ट्रीकृत हो जाती है तो अपना कारोबार करती है, लेकिन कभी कभी ऐसी दशाएं आती हैं कि किसी भी कारण से, चाहे वो आवश्यकता हो, चाहे किसी वैधानिक आवश्यकता के कारण या कारोबार की आवश्यकता के कारण या बाजार के कारण या किसी भी कारण से फर्म के नाम में या कारोबार का जो मुख्य स्थान है उसमें परिवर्तन करना पड़े, तो सामान्य रूप से जो भी परिवर्तन होते हैं उससे रजिस्ट्रार को मात्र सूचित ही नहीं करना होता है, बल्कि उसे रजिस्टर भी कराना होता है। और विशेषकर जब फर्म के नाम की बात हो और कारोबार के स्थान की बात हो, तो हमने देखा धारा 58 के अंतर्गत इन सूचनाओं को आवेदन में देना विधिक आवश्यकता है। इसलिए एक बार जब फर्म का रजिस्ट्रेशन हो जाता है और उसके बाद फर्म के नाम में या कारोबार के मुख्य स्थान में कोई परिवर्तन होना होता है, तो उसके लिए पुनः फर्म के रजिस्ट्रार को आवेदन करना होगा। इस संबंध में धारा 60 प्रावधान करती है। धारा 60 स्पष्ट करती है कि जबकि किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म के फर्म नाम में या कारोबार के मुख्य स्थान की स्थिति में कोई परिवर्तन किया जाए, तब रजिस्ट्रार के पास ऐसा कथन भेजा जा सकता है जिसमें यह निर्देश हो कि धारा 58 के अधीन अपेक्षित प्रकार से हस्ताक्षरित और सत्यापित कर दिया गया है, जबकि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाए कि उपबंध की 1 के अंतर्गत
उसका अनुप्रवर्तन हो गया है, तब वह फर्म रजिस्टर में उस फर्म संबंधी प्रविष्टि को उस कथन के अनुसार संशोधित करेगा तथा धारा 59 के अधीन फाइल किए गए फर्म संबंधी कथन को उसमें फाइल कर देगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि धारा 60 उस विशेष परिस्थिति की बात करती है जब फर्म के नाम में या फर्म के कारोबार के मुख्य स्थान में परिवर्तन होना हो। लेकिन यह विशेष परिस्थिति में नाम में परिवर्तन, चाहे फर्म के नाम में हो, कारोबार के परिवर्तन में हो, यह सामान्य रूप से संशोधित नहीं कर सकते हैं। इसके संशोधन के लिए बिल्कुल वही प्रक्रिया अपनानी होगी जो फर्म के रजिस्ट्रेशन के समय अपनाई गई थी। यानी जिस प्रकार से एक नए फर्म का रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण होता है और उसके लिए जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, वही प्रक्रियाएं उस लिए भी अपनाई जाएंगी जब फर्म के नाम में कोई संशोधन किया जाना है। जैसे जब फर्म के नाम में संशोधन होना है या फर्म के कारोबार के मुख्य स्थान में कोई संशोधन होना है, तब धारा 58 की प्रक्रिया को पूरा करना पड़ेगा। और धारा 58 की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए धारा 58 के अंतर्गत बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से नए आवेदन के लिए आवेदन पत्र और शुल्क दिया जाता है, उसी प्रकार से एक आवेदन और उसका शुल्क दिया जाएगा। और आवेदन और उसके शुल्क के साथ साथ पुनः परिवर्तित फर्म का नाम, परिवर्तित मुख्य कारोबार का स्थान और जिसमें सभी भागीदार की सहमति अर्थात उनके कथन, उनकी तिथि और उनके हस्ताक्षर वाला कथन अर्थात धारा 58 की सभी विधिक बाध्यताओं की पूर्ति, इसको करते हुए पुनः धारा 59 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत करने के लिए आवेदन किया जाएगा। और रजिस्ट्रार जब इस बात से सहमत हो जाता है कि फर्म के नाम में परिवर्तन या फर्म के मुख्य कारोबार में परिवर्तन के लिए भागीदारों द्वारा प्रक्रियाएं विहित रूप से पूरी कर दी गई हैं, तो धारा 59 के अंतर्गत उन्हें उसी प्रकार रजिस्ट्रीकृत करेगा जैसे कि कोई नए फर्म का नाम रजिस्टर करना हो। धारा 61 शाखाओं के बंद होने और खोलने के टिप्पणियों के बारे में उल्लेख करती है। जबकि कोई रजिस्ट्रीकृत फर्म किसी स्थान पर अपना कारोबार बंद या चलाना आरंभ कर देता है, तो उसके कारोबार का मुख्य स्थान ना उस फर्म का कोई भागीदार अभिकर्ता उसकी प्रज्ञापना रजिस्ट्रार को भेज सकेगा और फर्म रजिस्टर में उस फर्म संबंधी प्रविष्टि को टिप्पण कर लेगा और धारा 59 के अधीन फाइल किए गए फर्म संबंधी कथन को फाइल कर देगा। और उसी प्रकार भागीदारों के नाम, पते और तब्दीलियों के बारे में यदि कोई संशोधन हो तो धारा 62 के अंतर्गत इसका उल्लेख है कि भागीदारों के नाम और पते में तब्दीली किया जाना जब रजिस्ट्रीकृत फर्म का कोई भागीदार अपने नाम, स्थायी पते में कोई परिवर्तन करता है, तब फर्म के किसी भागीदार या अभिकर्ता द्वारा रजिस्ट्रार को उस परिवर्तन की स्थापना भेजी जाएगी और रजिस्ट्रार उसी प्रकार से बरतेगा जैसा धारा 61 में। यानी कि दो और तथ्य जिसमें कोई परिवर्तन होना है, एक हो सकता है कि किसी नई शाखा को खोलना या बंद करना, और दूसरा हो सकता है भागीदारों के नाम और पते में बदलना। ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रार को जब इसकी सूचना भेजी जाएगी तो रजिस्ट्रार फर्म रजिस्टर में इन बातों को नोट कर लेगा तथा धारा 59 के अधीन फाइल किए गए जो कथन है उसमें उनको शामिल कर लेगा। तो हमको देखना पड़ेगा कि धारा 60 और 61 और 62 तीन धाराएं हैं। इन तीनों धाराओं में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भागीदारों द्वारा रजिस्ट्रार फर्म के फर्म नाम और फर्म के मुख्य कारोबार के स्थान के बारे में परिवर्तन की बात की जा रही थी, तब यह आवश्यक था कि धारा 57, धारा 58 के विहित प्रारूप को पूरा करते हुए ऐसा फाइल किया जाए। लेकिन जब धारा 61 और 62 हम देखते हैं तो इसमें स्पष्ट होता है कि जब मात्र किसी शाखा को चलाना या शाखा को बंद करने की कोई बात है, तो ऐसी परिस्थिति में शाखा को बंद करने या चलाने के लिए या भागीदारों के नाम और पते में तब्दीली के लिए अगर कोई टिप्पणी की जानी है, तो इसके लिए मात्र फर्म के रजिस्ट्रार को सूचित करना पड़ेगा। इस आशय की सूचना देने के बाद फर्म का रजिस्टर उसमें उस रजिस्ट्रार द्वारा उल्लिखित कर लिया जाएगा और ऐसी टिप्पणी डाल दी जाएगी
इसके बाद यदि कोई परिवर्तन होता है तो बिल्कुल उसी प्रकार बरता जाएगा जैसा धारा 61 में है और धारा 59 के अंतर्गत इसे रजिस्टर किया जाएगा। फर्म में तब्दीलियों और उसके विघटन का अभिलेखन धारा 63 यह अभिलिखित करता है कि फर्म में यदि तब्दीलियां हो और उसका विघटन हो तो क्या उनका लिपिबद्ध किया जाना आवश्यक होता है। धारा 63 दो उपधाराओं में है। पहली उपधारा कहती है कि जबकि किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म के गठन में कोई तब्दीली, तब अंदर जाने वाला या बाहर रहने वाला कोई भागीदार, और जबकि रजिस्ट्रीकृत फर्म का विघटन हो तब कोई व्यक्ति जो विघटन से पहले भागीदार रहा हो या किसी ऐसे भागीदार या व्यक्ति का इस निमित्त अभिकर्ता रजिस्टर में विघटन की तारीख पर उसकी सूचना देगा और रजिस्ट्रार फर्मों के रजिस्टर में उस फर्म संबंधी सूचना का अभिलेखन करेगा और सूचना को धारा 59 के अधीन फाइल के साथ कथन में दाखिल कर देगा। जबकि इसका दूसरा उपखंड यह कहता है कि अप्राप्तव्य के प्रत्याहरण का कोई अभिलेखन, जबकि कोई अप्राप्तव्य जो किसी फर्म में भागीदारी के फायदों में सम्मिलित कर लिया गया हो, प्राप्तव्य हो जाए और भागीदार बनने या ना बनने का निर्वचन कर ले, तब फर्म उस समय रजिस्ट्रीकृत फर्म हो, तब इस निमित्त विशेषतः प्राधिकृत अभिकर्ता को यह बता सकेगा या सूचना दे सकेगा कि वह भागीदार है कि नहीं, और रजिस्ट्रार उस सूचना से उसी प्रकार बरतेगा जैसा उपधारा 1 में उपबंधित है। इस प्रकार यदि हम धारा 63 को देखें तो धारा 63 भी फर्म की तब्दीलियों के बारे में संशोधन करने के लिए और उसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में अभिलिखित करने की बात करता है। लेकिन धारा 63 इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह दो विशेष परिस्थितियों की बात करता है। पहली परिस्थिति तब कि जब फर्म में कोई नया व्यक्ति शामिल हो या फर्म से कोई निर्गामी यानी कि फर्म से कोई व्यक्ति बाहर जा रहा हो, तब ऐसी परिस्थिति में फर्म में क्या परिवर्तन होगा। फर्म में जो भी परिवर्तन होगा निश्चित रूप से वह फर्म के नाम को लेकर के होगा, फर्म में सदस्य की संख्या को लेकर हो सकता है, उनकी सहमति को लेकर के हो सकता है, उनके नाम और स्थायी पते को लेकर के हो सकता है, और उस अवधि का हो सकता है जिस अवधि के लिए या जिस अवधि में फर्म के भागीदार शामिल हुए। ऐसे में फर्म में तब्दीलियां आएंगी और उन तब्दीलियों को क्या अभिलिखित किया जाए और कैसे किया जाए, इस संबंध में धारा 63 की उपधारा 1 बताती है। और दूसरी एक परिस्थिति है, कोई अप्राप्तव्य अपना अभिलेखन में प्राप्तव्य फायदों में सम्मिलित कर दिया गया। देखिए, सामान्य रूप से कोई भी जो अप्राप्तव्य यानी अवयस्क होता है, अवयस्क को भागीदारी में शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन यदि भागीदार सहमत हैं तो भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 30 के प्रावधानों के अनुसार सभी भागीदारों की सहमति से फर्म के फायदे के लिए किसी अवयस्क को शामिल किया जा सकता है। ऐसे में जब किसी अवयस्क को शामिल कर लिया जाएगा तब वह अवयस्क वयस्क होने की स्थिति में इस बात का चुनाव कर सकेगा कि वह फर्म में शामिल होना चाहता है या फर्म में भागीदार के रूप में काम करना चाहता है अथवा नहीं काम करना चाहता है। अर्थात एक अवयस्क द्वारा वयस्कता प्राप्त करने के बाद की स्थिति में चयन का अधिकार होता है और वह उस चयन के अधिकार का प्रयोग करते हुए फर्म में भागीदारी में बने रहना चाहता है अथवा नहीं बने रहना चाहता है। यह महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है कि वह बने रहना चाहता है या नहीं बने रहना चाहता है। यह धारा 30 में उसका चुनाव है और अलग प्रावधान से गवर्न होता है। धारा 63 इसलिए यहाँ महत्वपूर्ण है कि उन दोनों ही परिस्थितियों में, चाहे वह चुनाव प्रत्याख्यान करने के लिए हो या प्रत्याहरण करने के लिए हो, अर्थात भागीदारी के रूप में शामिल होने के लिए हो अथवा भागीदारी से बाहर आने के लिए है, दोनों ही स्थितियों में जो आवश्यकता है वह है संशोधन। और वह संशोधन फर्म के नाम में, फर्म की संख्या में, फर्म में भागीदारों के बारे में होगी। ऐसे में इस बात की भी सूचना फर्म के रजिस्ट्रार को दी जाएगी और धारा 63 की उपधारा 1 के अंतर्गत बताए गए तरीकों से जब उसे सूचना मिलेगी तो वह धारा 59 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जहां उसे अपने फर्म के रजिस्टर में
रजिस्टर करने का जो अधिकार है उसके अंतर्गत उन कथनों को वह फाइल कर सकेगा। इस मामले में पवन चंद्रलाल अग्रवाल बनाम एशियन डाई केमिकल के बाद में किसी भागीदारी की मृत्यु की तथ्य की सूचना रजिस्ट्रार को ना दे पाने से पंजीकरण पर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, इस मामले को देखा गया। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि सामान्य रूप से यदि किसी भागीदार की मृत्यु हो जाती है तब ऐसे में उसकी मृत्यु की सूचना रजिस्ट्रार को नहीं दी जाती है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विशेष रूप से इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि फर्म में किसी भागीदार जो है यदि उसकी मृत्यु हुई तो स्वयं में लोक सूचना है और इस प्रकार यह सूचना लोक सूचना मानी जाती है। इसलिए यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उससे पर व्यक्तियों के साथ दायित्व पर और अधिकार पर विधिक रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि पर व्यक्तियों के संबंध में भी जो अधिकार और कर्तव्य हैं उसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक व्यक्ति जो भागीदार के रूप में शामिल था, भागीदारी से हटने के बाद उसके क्या विधिक कर्तव्य होते हैं वो इस अपवादिक सीमा से परे है कि जबकि उसकी मृत्यु हो गई हो। यानी कि जो भी अधिकार एवं कर्तव्य होते हैं वह उस व्यक्ति पर लागू नहीं होते हैं जो मृत्यु होने के कारण भागीदारी से निवृत्त हुआ हो। और ऐसे में जब इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है तो इसलिए मृत्यु होने की दशा में यदि पंजीकरण फर्म के रजिस्ट्रार को इस बात की सूचना नहीं दी गई तो फर्म के रजिस्ट्रेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि किसी पंजीकृत फर्म के गठन में कोई परिवर्तन हो तो अंदर आने वाला, सतत या बाहर जाने वाला यानी निर्गामी पक्षकार या भागीदार तथा पंजीकृत फर्म के विघटन हो तो कोई व्यक्ति जो विघटन के पूर्व भागीदार रहा हो अथवा किसी भागीदार का एजेंट हो तो रजिस्ट्रार को परिवर्तन या विघटन की सूचना जिसमें तिथि को संदर्भित करते हुए दिया जा सकता है, रजिस्ट्रार इस सूचना को फर्मों के रजिस्ट्रार में अभिलिखित कर देगा। और यदि कभी अवयस्क जिसे फर्म के फायदे के लिए शामिल किया गया है वयस्कता प्राप्त करने पर फर्म का भागीदार होने या ना होने का निश्चय कर सकता है, वह व्यक्ति या उसका अभिकर्ता जिसको इसके लिए अधिकृत किया गया हो फर्मों के रजिस्ट्रार को इसके आशय की सूचना देगा और रजिस्ट्रार इस सूचना के साथ धारा 63(1) के अनुसार व्यवहार करेगा। यानी कि यह वह परिस्थिति है जब फर्म में कोई नया व्यक्ति भागीदार के रूप में शामिल होता है या कोई पुराना व्यक्ति भागीदारी से निवृत्त होता है। और तीसरा तथ्य कि जब कोई अवयस्क जो भागीदार के रूप में सहभागीदार के रूप में शामिल तो था लेकिन वह भागीदार के रूप में नहीं था, भागीदारी के फायदे के लिए था। ऐसे में जब वह वयस्क हो जाता है तो भागीदारी की विधि के अंतर्गत उसे यह अधिकार मिल जाता है कि इस बात का चुनाव करे कि वह भागीदार बने रहना चाहता है अथवा नहीं बने रहना चाहता है। और इस संबंध में ऐसे अधिकार मिलने के बाद यदि वह फर्म में बनता है या नहीं बनता है तो उसको या उसके अभिकर्ता के लिए जिसे भी इसके लिए अधिकृत किया गया है उससे अपेक्षा की जाती है कि फर्म के रजिस्ट्रार को इसके आशय की सूचना देगा। और इस आशय की सूचना मिलने पर धारा 63(1) के उपबंध के अंतर्गत धारा 59 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रजिस्ट्रार उसे रजिस्टर कर लेगा। सुभाष चंद्र केसरवानी बनाम सहायक रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी एंड चिट फंड के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि ऐच्छिक भागीदारी में जब भागीदारों के मध्य हुए अनुबंध से यह सिद्ध होता है कि किसी भागीदार की मृत्यु पर भागीदारी का विघटन नहीं होगा बल्कि शेष भागीदारों के साथ अथवा किसी परिवर्तन के साथ वह चलती रहेगी, तब इस मामले में एक भागीदार की मृत्यु पर याचिकाकर्ता इसके पश्चात भागीदारी के रूप में रहना नहीं चाहता था, शेष भागीदार कारोबार को चालू रखना चाहते थे। रजिस्ट्रार द्वारा फर्म के पुनर्गठन का आदेश अनुचित नहीं माना गया। यानी कि अगर ऐच्छिक भागीदारी के अंतर्गत किसी भागीदारी फर्म का निर्माण हुआ हो और उसमें पहले से करार हो कि यदि कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसके मृत्यु होने से भागीदारी फर्म का विघटन नहीं होगा, तब ऐसे में भागीदारी फर्म का विघटन नहीं किया जा रहा है और बाकी के सभी लोग मिलकर के उस कारोबार को चलाए रखना चाहते हैं और उस फर्म का पुनर्गठन चाहते हैं। तो ऐसे में यदि पुनर्गठन करते हैं तो यह एक उचित तरीका होगा फर्म को चलाए रखने का। और ऐसे में
यदि फर्म के पुनर्गठन को लेकर के कोई संशोधित सूचना रजिस्ट्रार को दी जाती है तो रजिस्ट्रार ऐसे पुनर्गठन हुए फर्म को कारोबार को चलाए रखने के लिए उसे रजिस्ट्रीकृत या पंजीकृत करने के लिए अगर आदेश देता है या प्रमाण पत्र निर्गत करता है तो इसे बिल्कुल उचित माना जाएगा, क्योंकि फर्म में किसी व्यक्ति के मृत्यु हो जाने से जरूरी नहीं है कि फर्म का समापन हो गया हो और नया फर्म बनना। ऐसे में फर्म का पुनर्गठन किया जा सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आवेदन पत्र देने की प्रक्रिया से लेकर के धारा 59 तक में जब फर्म का रजिस्ट्रेशन किया गया हो तो जिन तथ्यों को दिया गया हो उनमें कोई भूल हो गई हो, तो क्या ऐसी किसी भूल का परिशोधन किया जा सकता है? इस संबंध में धारा 64 प्रावधान करती है, जहां रजिस्ट्रार को इसकी सख्ती दी गई है कि फर्मों के रजिस्टर में किसी प्रविष्ट को जो किसी फर्म से संबंधित हैं इस अध्याय के अधीन फाइल की गई उस फर्म संबंधी दस्तावेज के अनुरूप बनाने के लिए वह भूल का परिशोधन करे। उन सब पक्षकार के आवेदन पर जिन्होंने इस अध्याय के अधीन फाइल की गई फर्म संबंधी किसी दस्तावेज को हस्ताक्षरित किया है, रजिस्ट्रार किसी भी भूल का परिशोधन कर सकेगी जो ऐसी दस्तावेज में या फर्म के रजिस्ट्रेशन में किए गए अभिलेख या टिप्पणी में हो। यानी भूलों के परिशोधन से संबंधित प्रावधान धारा 64 में है, जो स्पष्ट करते हैं कि रजिस्ट्रार के पास हर समय ऐसी शक्ति रहेगी कि फर्म के नाम के बारे में, फर्म के कारोबार के बारे में, अर्थात धारा 58 में दिए गए कथन के बारे में जो भी कुछ कहा गया है उसमें यदि कुछ भूल हो जाती है तो उस भूल के अनुरूप उस भूल को ठीक करने के लिए यदि कोई आवेदन किसी भागीदार द्वारा या पक्षकार द्वारा या उनके किसी विधिक अधिकर्ता द्वारा दिया जाता है और वह पूरी तरह से विहित प्रारूप में है, हस्ताक्षरित हैं, तो रजिस्ट्रार ऐसी भूल को स्वीकार करते हुए उनका परिशोधन कर सकेगा। परिशोधन करने का तात्पर्य कि पुरानी गलत प्रविष्टि को रजिस्टर से हटा करके नई संशोधित प्रविष्टि को दाखिल कर सकेगा और उसमें इस बात को टिप्पण कर सकेगा कि यह भूल को सुधार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 64 के अंतर्गत उसने नए हस्ताक्षरित और विहित प्रारूप में दिए गए दस्तावेज के अनुसार इसे पूरा किया है। इसमें राकेश धारीवाल लालाजी मार्बल माइंस मकराना राजस्थान का एक उच्च न्यायालय का एक वाद था, जिसमें रजिस्ट्रार को यह शक्ति थी कि दस्तावेज के अनुरूप वह भूल सुधार कर सकता है। श्रीलंका ग्रेनाइट बनाम एकलव्य सिंह के वाद में स्पष्ट किया गया कि रजिस्ट्रार भूल सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकता है, जबकि इस निमित्त उन सभी द्वारा आवेदन किया जाता है जिन्होंने रजिस्ट्रार फर्म से संबंधित दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि यह रजिस्ट्रार को शक्ति है कि वह भूल परिशोधन को स्वीकार कर ले। इसके लिए आवश्यक है कि जो संबंधित पक्षकार होते हैं या भागीदार होते हैं उन दस्तावेज को विहित प्रारूप में हस्ताक्षर करके दें, क्योंकि ऐसे किसी हस्ताक्षरित प्रारूप पर ही वह संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकता है या संशोधन को स्वीकार कर सकता है। और न्यायालय के आदेश से भी रजिस्टर का संशोधन हो सकता है। अब यहाँ देखिए एक महत्वपूर्ण हमें समझना होगा कि धारा 64 और धारा 65 दोनों ही प्रावधान भूलों के परिशोधन से संबंधित हैं, लेकिन अंतर यह है कि धारा 64 में परिशोधन की शक्ति रजिस्ट्रार को है कि जब रजिस्ट्रार परिशोधन के बातों से या कथन से यह संतुष्टि प्राप्त करता है कि उसमें कोई भूल है जिसमें शोधन किया जाना चाहिए, तो ऐसे आवेदन पर हस्ताक्षरित प्रारूप में दस्तावेजों के प्राप्त होने पर वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसमें संशोधन करके उसे फर्म के रजिस्टर में टिप्पण या अंकन कर सकेगा। लेकिन दूसरी तरफ धारा 65 न्यायालय द्वारा न्यायालयिक आदेश से या न्यायिक आदेश से यह निर्गत करती है कि किसी रजिस्टर को संशोधन किस प्रकार करना है। धारा 65 में उल्लेख है कि न्यायालय के आदेश से रजिस्टर का संशोधन रजिस्ट्रीकृत फर्म से संबंधित किसी मामले का विनिश्चय करने वाला न्यायालय या संबंधित प्रविष्टि में ऐसा कोई भी संशोधन तदनुसार उस प्रविष्टि को संशोधन करेगा। रजिस्ट्रार फर्मों के रजिस्टर से ऐसी फर्म से उसके विनिश्चय के परिणाम स्वरूप और रजिस्ट्रार के द्वारा ऐसा किया जाएगा। यानी धारा 65 उस समय का उल्लेख करती है
जब कोई न्यायिक आदेश इस बात के बाबत दिया जाता है कि फर्म के रजिस्टर में संशोधन करना है। और जब फर्म के रजिस्टर में संशोधन करने से संबंधित कोई आदेश प्राप्त होता है तो रजिस्ट्रार फर्म से संबंधित रजिस्टर को संशोधित करने के लिए आगे बढ़ेगा और उसमें संशोधन कर सकेगा। इसी प्रकार धारा 66 रजिस्टर और फाइल की गई दस्तावेजों के निरीक्षण के संबंध में प्रावधान करता है। रजिस्ट्रार और फाइल की गई दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए धारा 66 में 2 उपबंध किए गए हैं। पहला, फर्मों का रजिस्टर ऐसी फीस के मदाए पर जो विहित किया जाए किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रहेगा। और दूसरा, इस अध्याय के अधीन फाइल की गई कथन सूचनाएं और प्रस्थापनाएं ऐसी शर्तों के अधीन होंगी और निरीक्षण के लिए खुली रहेंगी। अब यहाँ फर्म के रजिस्टर और फाइल किए गए कथन 2 बातों की बात कही गई है। हमें ध्यान क्या देना है कि जो भी रजिस्ट्रार का ऑफिस होता है, हमने देखा कि रजिस्ट्रार एक लोक सेवक है। रजिस्ट्रार जब एक लोक सेवक है तो उसका ऑफिस भी एक लोक कार्यालय है और उसमें रखे हुए सभी दस्तावेज लोक दस्तावेज के रूप में स्वीकार किए गए हैं। लोक दस्तावेज का तात्पर्य ऐसा है दस्तावेज है जिसे आम जनता को दिखाया जा सकता है या आम जनता जिसके बारे में जानकारी ले सकती है। अर्थात यदि कोई तत्प्रतिकूल नियम या शर्तें ना हो या कोई कानून द्वारा उसे अपवर्जित ना किया गया हो, तब सामान्य रूप से लोक सेवक के कार्यालय से निर्गत की जाने वाली जन सूचनाओं के निरीक्षण का अधिकार सभी जन को होता है। हाँ, उसके लिए कोई निर्धारित प्रारूप है या नहीं, यह हमें देखना होगा। और इसी प्रकार जब हम रजिस्ट्रार के कार्यालय से तात्पर्य ऐसा व्यक्ति जिसे फर्म के रजिस्ट्रेशन की शक्ति है। और जब हम ऐसे किसी व्यक्ति की बात करते हैं जिसे फर्म के रजिस्ट्रेशन की शक्ति है, तो निश्चित रूप से हम उन दस्तावेजों की बात करते हैं जो फर्म के रजिस्ट्रेशन से संबंधित है। ऐसे में फर्म के रजिस्ट्रेशन से संबंधित यदि कोई दस्तावेज हैं जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में रखे गए हैं, तो धारा 66 के अधीन रजिस्ट्रार और फाइल की गई दस्तावेजों के निरीक्षण का हर व्यक्ति को अधिकार है। इसके लिए आवश्यकता है कि उसके लिए वह संदाय की जाने वाली फीस को देना होगा। यदि फर्मों के रजिस्टर को देखना है या निरीक्षण करना है तो कोई भी व्यक्ति इसे विहित प्रारूप में आवेदन करके उसे निर्धारित शुल्क दे करके फर्म का रजिस्टर को निरीक्षित कर सकता है। और इसी प्रकार इस फर्म के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी कथन दिए जाते हैं और जो भी बातें संशोधन के लिए या संशोधन के पहले या संशोधन के उपरांत दी जाती हैं, अर्थ सिर्फ इतना है कि ऐसे सभी कथन जिन्हें रजिस्ट्रार द्वारा धारा 58, 59, 60, 61 और 62 के अंतर्गत टिप्पण या अंकन किया गया है, उनके निरीक्षण का लोक अधिकार है और कोई भी व्यक्ति निर्धारित शुल्क का भुगतान करके ऐसी फीस को दे करके ऐसे सभी बातों का, तथ्यों का, कथन का और सूचनाओं का निरीक्षण कर सकता है। और साथ ही साथ धारा 67 प्रतियों के दिए जाने की बात करता है। प्रतियों को दिए जाने का तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति को उसके आवेदन पर रजिस्ट्रार ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की गई हो, फर्म के रजिस्टर में से किसी भी प्रविष्टि या उसके किसी भी भाग पर अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित प्रति देगा। सामान्य रूप से जब कोई व्यक्ति निरीक्षण करता है तो निरीक्षण करने के बाद यदि उस डॉक्यूमेंट को या उस रजिस्टर के किसी भाग को या उसके किसी हिस्से को निरीक्षण के बाद उसे लगता है कि उसकी नकल चाहिए, तो नकल प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेगा और रजिस्ट्रार उस नकल के आवेदन को धारा 67 के अंतर्गत यानी उसकी प्रति को उसके आवेदन पर दी गई फीस की भुगतान की गई राशि यानी फीस के निर्धारण के साथ यदि भुगतान किया गया है तो उसकी प्रतियां या नकल दे सकता है। यहाँ साक्ष्य के नियम महत्वपूर्ण हैं जिसे धारा 68 में बताया गया है और यह कहा गया है कि फर्मों के रजिस्टर में अभिलिखित या टिप्पणी कही गई कोई भी कथन, कोई भी प्रज्ञापन या सूचना, उसमें कथित कोई भी तथ्य या निश्चायक सबूत उस व्यक्ति के विरुद्ध होगी जिसके द्वारा और जिसको ऐसा कथन या सूचना हस्ताक्षरित की गई थी। और दूसरा,
फर्म के रजिस्टर में किसी फर्म से संबंधित किसी भी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति उस फर्म के रजिस्ट्रीकरण के तथ्य के तथा उसमें अभिलिखित या टिप्पणित किसी भी कथन के प्रज्ञापन या सूचना की अंतर्वस्तु के सबूत के रूप में पेश की जा सकी। यानी इस धारा का मुख्य उद्देश्य फर्म के भागीदारों को इस तथ्य के लिए आबद्ध करना है कि फर्म के निर्माण संबंधी समस्त परिवर्तन रजिस्ट्रार को विज्ञापित करें तथा उनका पंजीकरण कराएं। इस प्रकार ये जो धारा 68 है ये साक्ष्य के नियम को बताती है और यह कहती है कि फर्मों के रजिस्टर में जो भी कुछ अभिलिखित किया जाए, जो भी कुछ टिप्पणी किया जाए, वह निश्चित रूप से एक निश्चायक सबूत का काम करेगी और उस व्यक्ति के विरुद्ध होगी जिसने उसे लिखा है या अपनाया है और जिसके द्वारा ऐसा कोई कथन या सूचना प्रस्ताक्षरित की गई है। और फर्म के रजिस्टर में किसी फर्म से संबंधित किसी भी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति उस फर्म के रजिस्टर के तथ्य के साथ अभिलिखित या टिप्पणी की गई कोई कथन या सूचना एक अंतर्वस्तु के साथ उसमें उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की जा सकेगी। यानी यह उसके द्वारा दिया गया कथन जो हस्ताक्षरित कथन है उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा। अब हमको यह देखना पड़ेगा कि जो हम धारा 56, 57, 58, 59 और 60 की चर्चा कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने देखा कि फर्म का रजिस्ट्रेशन किया जाने की प्रक्रिया क्या है। इस प्रक्रिया में हम लोगों ने देखा कि धारा 58 एक प्रक्रिया की बात करता है जिसके अनुसार एक लिखित आवेदन में विहित शुल्क के साथ कुछ तथ्यों का दिया जाना है और उन तथ्यों में नाम, जो फर्म का नाम है, फर्म की अवधि, फर्म में जो भागीदार हैं वह तिथि जिस दिन वो शामिल हुए थे, उस फर्म की अवधि और इस कथनों के साथ उनका हस्ताक्षर, मात्र ये वे वस्तु हैं जिनको उस आवेदन पत्र में दिया जाना है। और इस प्रारूप को इसी विहित फीस के साथ धारा 59 के अंतर्गत रजिस्ट्रार को सख्ती देता है कि उसे फर्म के रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत कर ले। ऐसे में रजिस्ट्रार का विवेक क्या है? क्या किसी भी प्राप्त होने वाले आवेदन को रजिस्ट्रार स्वीकार कर लेगा और उसे निश्चित रूप से आवश्यक है कि वह रजिस्ट्रीकृत करेगा, या उसे वापस कर सकता है या रजिस्टर करने से मना कर देता है? धारा 59 स्पष्ट रूप से उल्लिखित करती है कि जब ऐसा कोई आवेदन विहित फीस और विहित प्रारूप में रजिस्ट्रार को प्राप्त होगा तो रजिस्ट्रार धारा 58 के अंतर्गत दिए गए उपबंधों के अधीन उन आवश्यक सूचनाओं को फर्म के रजिस्टर में अंकित करेगा और एक रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण प्रमाण पत्र का निर्गत करेगा। ऐसे में स्पष्ट होता है कि रजिस्ट्रार के पास शक्ति मात्र इतनी है जहां वो अपने विवेक का प्रयोग करेगा, तो वह यह कि वह मात्र यह देख सकता है कि क्या उसे दिया गया आवेदन विहित प्रारूप में है या नहीं, उसमें विहित शुल्क है या नहीं, अथवा उनमें वो सभी तथ्य बताए गए हैं अथवा नहीं जो कि उस रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक हो। इसका मतलब निश्चित रूप से यदि उसमें कोई कमी है तो वह भी कोई गलती है तो रजिस्ट्रार उसकी जांच नहीं कर सकता है, बल्कि उसमें भूल सुधार का एक विकल्प है कि यदि भूल सुधार है तो वह भूल सुधार वह किया जा सकता है। और यदि इसमें कोई जानबूझ के गलत कथन दिया गया है तो निश्चित रूप से उसके संबंध में हम आगे देखेंगे कि धारा 71 में प्रावधान है, हम उनकी चर्चा करेंगे। लेकिन इस व्याख्यान को यहाँ समाप्त करने के पहले हम लोग को ये समझना होगा कि हम अभी तक भागीदारी की चर्चा कर रहे हैं। भागीदारी के साथ साथ हमने देखा कि भागीदारी वास्तव में जब प्रारंभिक रूप में आई थी तो इनमें कोई पंजीकरण की प्रक्रिया नहीं थी, क्योंकि इसे जटिल नहीं बनाया गया था। बाद में धीरे धीरे इसे पंजीकरण की प्रक्रिया में लाया गया और पंजीकरण की प्रक्रिया में लाने के बाद जब जटिलता आई तब यह प्रश्न आया कि अगर इतना ही जटिल है तो इसमें फिर फायदा क्या है, असीमित दायित्व को रहते हुए हम जटिलता के साथ क्यों जाएं। इसीलिए हम जब कंपनी की तरफ बढ़ते हैं और कंपनी और भागीदारी के बीच में आते हैं तो हम एलएलपी या सीमित देयता भागीदारी की बात करते हैं। सीमित देयता भागीदारी भी एक प्रकार की भागीदारी है
जो 2008 के अधिनियम से आई थी, जिसमें फर्म की भागीदारी के लिए न्यूनतम 2 सदस्य होते हैं और अधिकतम सदस्यों की कोई निश्चित संख्या नहीं होती है, और वे सभी उसी प्रकार से प्रक्रियाएं दी हुई हैं जैसे कि फर्म के रजिस्ट्रेशन के लिए होता है। यानी यहाँ पर फर्म का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। यहाँ पर आपको बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि फर्म के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भागीदारी अधिनियम में दी गई है, लेकिन वह आवश्यक नहीं है। लेकिन जब हम सीमित दायित्व के भागीदारी फर्म की बात 2008 में करेंगे तो वहां पर पंजीकरण एक आवश्यक प्रक्रिया है और पंजीकरण होना ही चाहिए। बिना पंजीकरण के फर्म का रजिस्ट्रेशन सीमित भागीदारी फर्म में नहीं हो सकता है। इसलिए जब हम सीमित भागीदारी अधिनियम की बात करेंगे तब हमारा प्रश्न अगर ऐसा है कि क्या फर्म का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो उसका उत्तर है हाँ, फर्म का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। लेकिन मात्र भागीदारी अधिनियम की बात करेंगे, जो विशेष रूप से भागीदारी अधिनियम 1932 को हम देखें तो भागीदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत फर्म का पंजीकरण आवश्यक नहीं है और उसे कोई आवश्यक रूप से पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार आज के व्याख्यान में हमने देखा कि किसी फर्म का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार होता है और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रियाएं क्या होती हैं। तो सारांश रूप से अगर आज के व्याख्यान को हम देखें तो हमें इतना स्पष्ट हो जाएगा कि प्रश्न क्या भागीदारी फर्म का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो उसका उत्तर है भागीदारी फर्म का रजिस्ट्रेशन होना कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन उसके रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण से संबंधित प्रावधान हमें धारा 58, 59, 60, 61 और 62 में दिए गए हैं और विशेष रूप से धारा 59 रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को बताता है, जहां विहित प्रारूप और फीस में संकाय आवेदन करने पर फर्म के रजिस्ट्रेशन के रजिस्ट्रार को दिया जाएगा और रजिस्ट्रार उस रजिस्टर में, फर्म के रजिस्टर में उसे स्वीकार करके रजिस्ट्रीकृत कर सकता है। धन्यवाद। Hello and welcome to this piece of literary snippet. We usually know William Shakespeare as the most revered figure in the history of English literature. But we often tend to forget that he has also been one of the most hated figures in literature. And here I am not talking only about those boys and girls who have to memorize long sections from Macbeth or King Lear or Julius Caesar before they can go and sit for their school or college exams. But I am also talking about people who are themselves quite famous authors. Tolstoy, for instance, considered the writings of Shakespeare to be, and I quote, crude, immoral, vulgar, and senseless. George Bernard Shaw absolutely loathed Shakespeare, as he did Homer. But perhaps no other criticism about Shakespeare is more damaging than the one which says that Shakespeare is a marvelous storyteller, provided someone has told him the story earlier. Now, this piece of criticism is particularly damaging because it is true. None of Shakespeare's plays contain any original story whatsoever. They are all written using pre-existing materials, pre-existing stories. Now, does that diminish the stature of Shakespeare as a dramatist? Well, I'll leave that for you to decide. See you in the next episode of Literary Snippets.